गुड इवनिंग। कैसे हैं आप सब लोग। तो एक्चुअली आज हेयर ट्रांसप्लांट सर्जरी कराने के बाद में मुझे 15 डेज़ पूरे हो चुके हैं। 15 डेज़ के बाद में मैंने सोचा कि एक कॉमन वीडियो बनाता हूं जिसमें मैं आपको 15 डेज़ का अपडेट दूंगा, साथ ही साथ आपके जो कुछ क्वेश्चंस हैं उनको Q&A सेक्शन के अंदर कवर अप करूंगा। सो फर्स्ट क्वेश्चन इज़ व्हाई हेयर ट्रांसप्लांट सर्जरी। तो फ्रेंड्स एक्चुअली व्हाट हैपन कि मेरा जो हेयर स्टाइल है वो मैनेजेबल था। ऐसा नहीं था कि मैं काफ़ी ज़्यादा बाल्ड दिख रहा था या कुछ भी था प्रॉब्लम, क्योंकि मेरे पुराने पिक्स भी मैं आप लोगों के साथ में शेयर करूँगा। तो होता क्या था कि बेसिकली मेरा जो ये मेल पैटर्न बाल्डनेस है ये शो होने लगा था। लेकिन मैं क्या करता था कि मेरे जो भी सैलून वाले करते थे कि जैसे इधर के जो हेयर होते थे उनको बड़ा कर देते थे, तो मैं उसको कवर कर लेता था। ऐसे कवर करने से मेरा काम चल जाता था। लेकिन एक्चुअली होता क्या था कि कई बार जैसे किसी काफ़ी विंडी प्लेस में चले गए तो मतलब उनको थोड़ा सा मैनेज करने में बहुत प्रॉब्लम होती थी। और ये भी कोई कारण नहीं है हेयर ट्रांसप्लांट सर्जरी का। बेसिकली आई वाज सर्चिंग फॉर सम अदर ट्रीटमेंट्स ऑल्सो, और काफ़ी मैंने ट्राई किया बट मुझे कुछ डेफिनेटली कुछ फ़ायदा मेरे को लगा नहीं है। ऐसे कुछ इम्प्रूवमेंट था हेयर क्वालिटी में, लेकिन हाँ जहाँ पे बाल्डनेस आ गई थी वहाँ पे कोई इम्प्रूवमेंट नहीं दिखा मुझे। तो आई वाज सर्चिंग फॉर स्टेम सेल थेरेपी बेसिकली। बट स्टेम सेल थेरेपी अभी हेयर ट्रांसप्लांट के लिए या हेयर रीग्रोथ के लिए इतनी ज़्यादा वेल डेवलप्ड है नहीं, बिकॉज मैंने गूगल वगैरह पे सर्च किया तो मुझे काफ़ी कंटेंट मिला नहीं। और अभी जो लेटेस्ट हेयर ट्रांसप्लांट में जो सर्जरी है वो है FUE, फॉलिकुलर यूनिट एक्सट्रैक्शन। तो FUE टेक्निक है, इसके थ्रू ज़्यादा सेफ भी है, रिजल्ट ओरिएंटेड है ये, और इजी भी है कंपैरेटिवली। और कंपैरेटिवली पहले की तुलना में, मतलब आज से 3-4 साल पहले जो इसकी प्राइसिंग होती थी उसकी कंपैरिजन में अभी काफ़ी इकोनॉमिक भी है ये सर्जरी, और बहुत अच्छे इसके रिजल्ट्स हैं। तो इस वजह से मैंने सोचा कि ठीक है, आई शुड ट्राई दिस वन। तो ये मेरा रीज़न रहा इस सर्जरी को करवाने का। वाई डॉक्टर बुद्धि और कॉस्मो हेयर हॉस्पिटल। तो रीज़न बिहाइंड दिस कि एक्चुअली कोटा में एक हमारे सीनियर हैं डॉक्टर सत्येंद्र अग्रवाल सर, उनका मैं काफ़ी ज़्यादा उन पे बोल लीजिए फेथ करता हूँ या बिलीव करता हूँ। तो बेसिकली व्हेन आई वाज सर्चिंग फॉर अ गुड प्लास्टिक सर्जन फॉर हेयर ट्रांसप्लांट सर्जरी, उनसे मेरी सबसे पहले बात हुई और उन्होंने मुझे जयपुर राजस्थान के अंदर जो सर्जन है डॉक्टर बुद्धि प्रकाश शर्मा, उनके बारे में बताया। मेन रीज़न जो उनको सेलेक्ट करने का रहा कि भाई मुझे सर्जरी करवानी है तो डॉक्टर बुद्धि प्रकाश सर से ही करानी है, वो बेसिकली मैंने भी एक वीडियो देखा था किसी प्लास्टिक सर्जन का, तो उन्होंने सजेस्ट किया था कि बहुत सारे ऐसे सेंटर्स होते हैं जो हेयर ट्रांसप्लांट सर्जरी करते हैं, बहुत सारे ऐसे ट्राइकोलॉजिस्ट होते हैं। तो उसमें क्या होता है, कई बार वो बहुत ज़्यादा वेल ट्रेंड नहीं होते, उनको एक्सपीरियंस नहीं होता, वो कहीं ना कहीं से कोर्सेज कर लेते हैं और उतना हाइजीन नहीं होता, उनका OT जो होता है वो इतना अच्छा नहीं होता है, उनकी टीम इतनी ज़्यादा बोलना चाहिए कैपेबल नहीं होती है उस वर्क को हैंडल करने के लिए, हाइजीन मेंटेन करने के लिए। ऑटोक्लेव वगैरह बहुत सारी चीज़ें होती हैं सर्जरी के दौरान जो उनके पास में प्रॉपर नहीं होती हैं। तो मुझे आइडिया था इस चीज़ का कि भाई बहुत सारी चीज़ें होती हैं जिनका ध्यान रखना चाहिए। साथ ही साथ में जो डॉक्टर हैं उनका सबसे बड़ा जो मेरे को, जब मैंने डॉक्टर बुद्धि से बात की तो मुझे जो फील हुआ वो ये था कि उनका जो एक फ्रेंडली बिहेवियर है, से मुझे लगा कि जब मैं अपने डॉक्टर से इतना ईजी वे में बात कर सकता हूँ, उनके साथ में सारी चीज़ें डिस्कस कर सकता हूँ, वो भी फर्स्ट कॉल में ही मुझे ये आइडिया लग गया था कि ही इज़ सो फ्रेंडली। तो डेफिनेटली मैंने डिसाइड किया, क्योंकि एक तो उनके रिव्यूज़ जो हैं गूगल पे वो काफ़ी अच्छे थे, पॉजिटिव रिव्यूज़ थे सारे। उनकी जो वेबसाइट है उसके ऊपर काफ़ी सारे वीडियो रिव्यूज़ भी मैंने देखे, पेशेंट्स के बिफोर एंड आफ्टर के रिजल्ट्स के देखे। उसके अलावा जो मेरे जो डॉक्टर कलीग थे उन्होंने सजेस्ट किया ही था। फिर उनसे बात हो गई। उसके अलावा उनका जो सेटअप है वो भी मैंने देखा, नेट पर भी देखा, उनके बारे में सारी चीज़ें पता की, तो मुझे काफ़ी प्रॉमिसिंग लगा उनका। और फिर मैंने डिसाइड कर लिया कि अगर मुझे सर्जरी करवानी है ये हेयर ट्रांसप्लांट तो डेफिनेटली डॉक्टर बुद्धि प्रकाश सर से ही मुझे हेयर ट्रांसप्लांट सर्जरी करानी है। बुद्धि प्रकाश शर्मा सर हैं, कॉस्मो हेयर के जो डायरेक्टर हैं,
वो बेसिकली MBBS MS जनरल सर्जरी और MCH इन प्लास्टिक सर्जरी हैं, और उनको करीबन हेयर ट्रांसप्लांट सर्जरी करते हुए भी काफ़ी सालों का एक्सपीरियंस है। तो इस वजह से डेफिनेटली मतलब हर तरह से हर रिक्वायरमेंट फुलफ़िल हो रही थी। जो भी चीज़ें मतलब मैं जानता था वो सारी मैंने चेक की, तो मुझे लगा कि ही इज़ बेस्ट डॉक्टर इन राजस्थान टू गो फॉर, और इस वजह से मैंने सेलेक्ट किया कॉस्मो हेयर डॉक्टर बुद्धि प्रकाश सर को। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ कि पेन ड्यूरिंग द सर्जरी। पेन ड्यूरिंग द सर्जरी के बारे में मैं आप लोगों को ये कहना चाहूँगा कि एक्चुअली होता क्या है, पर्सन टू पर्सन पेन की जो सहन करने की जो क्षमता होती है, जो कैपेसिटी होती है, वो चेंज होती है। बहुत लोग जो होते हैं बहुत ही ज़्यादा जल्दी उनको सारी चीज़ों से डर भी लगता है सर्जिकल इंटरवेंशन का नाम सुन के, और थोड़े से इसी तरह की बातें होती हैं। लेकिन एक्चुअली अगर एज ए नॉर्मल अगर आपको नॉर्मली थोड़ा बहुत दर्द सहने की क्षमता है तो वो नेग्लिजिबल होता है, और वो भी केवल स्टार्टिंग के 2 मिनट्स के लिए होता है। बेसिकली क्या करते हैं कि जो अपना इंसुलिन वाला इंजेक्शन होता है उसका जो निडल होती है वो भी काफ़ी कम mm की होती है, बहुत ही छोटी सी होती है। उससे लोकल एनेस्थीसिया दिया जाता है स्किन के अंदर, ओनली स्किन लेवल पे काम होता है इस सर्जरी के अंदर, जैसा सर ने भी मुझे बताया था। तो उसके अंदर क्या होता है, मल्टीपल स्पॉट्स पर जो लोकल एनेस्थीसिया वाला जो इंजेक्शन होता है वो लगाया जाता है, और आगे का फ्रंटल पार्ट में जहाँ पर भी आपके ग्राफ्ट लगेंगे और जहाँ से डोनर एरिया जहाँ से ग्राफ्ट लिए जाते हैं दोनों तरफ ही वो लगाया जाता है। और केवल 1 मिनट का आगे और 1 मिनट का डोनर एरिया पे हल्का सा पेन होता है जो कि बियरेबल होता है। और उसके बाद में पूरे प्रोसीजर में, जो कि करीबन 4-5 घंटे का पूरा प्रोसीजर होता है, तो उसके अंदर किसी भी तरह का कोई दर्द नहीं होता है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट आर पोस्ट ऑफ केयर। तो पोस्ट ऑफ केयर के अंदर जैसा कि सर ने बताया था कि स्टार्टिंग में फर्स्ट डे के लिए उन्होंने बैंडेज की थी, जिसके अंदर की पूरा जो ग्राफ्ट वाला था, फॉलिकल ग्राफ्ट की भी ड्रेसिंग थी और पीछे डोनर एरिया की भी ड्रेसिंग थी। तो नेक्स्ट डे मॉर्निंग के अंदर बुला करके उन्होंने जो ऊपर ग्राफ्ट की जो थी ड्रेसिंग वो तो हट गई थी, और पीछे वाली जो ड्रेसिंग थी वो लगी हुई थी 1 दिन और के लिए, 2 दिन 3 दिन के लिए वो रही थी। तो बेसिकली इसमें पोस्ट ऑफ केयर के अंदर एक तो स्ट्रेट्स होने के लिए उन्होंने बताया था, बिकॉज ड्यूरिंग द सर्जरी क्या होता है कि जो आपका स्किन होता है, ये जहाँ पे भी ग्राफ्ट होता है वहाँ पर सलाइन जो होता है, नॉर्मल सलाइन इंजेक्ट किया जाता है, तो बेसिकली जिससे कि वो स्किन लेवल पर ही सारा काम हो। तो क्या करते हैं कि उसके कारण अपन को क्या होता है, बिल्कुल स्ट्रेट लेटना होता है नेक के नीचे, जैसे कि एक गोल मसनद लगा के, सो दैट कि जो ये पूरा ग्राफ्ट वाला एरिया है या जो भी एरिया है ये बिल्कुल मतलब टच नहीं हो कहीं पर भी, और बिल्कुल स्ट्रेट रहना होता है, सो दैट कि जो फ्लूइड है, वो जो नॉर्मल सलाइन है, वो कहीं एक जगह इकट्ठा आ जाएगा तो फिर फेस वगैरह पे स्वेलिंग आती है। नॉर्मली देखा होगा आपने, ऐसे कई वीडियोस होते हैं हेयर ट्रांसप्लांट सर्जरी के, तो उसके अंदर जो पोस्ट ऑप कई लोगों के फेस पे स्वेलिंग दिखती है, तो उसका रीज़न यही होता है कि अगर आप करवट लेके लेटेंगे तो जो भी आपका जिस साइड करवट लेंगे वहाँ पे वो फ्लूइड इकट्ठा हो जाएगा और उसके कारण वहाँ पर स्वेलिंग आ जाएगी। तो एक तो करवट नहीं लेनी, जो कि करवट नहीं लेने वाली जो बात है उसके लिए तो मैंने बहुत ही स्ट्रिक्ट फॉलो किया है अभी, क्योंकि आज 16th डे है और आज भी मैं स्ट्रेट ही सो रहा हूँ, और इस 15 डे के दौरान मेरे को हैबिट भी हो गई है सीधा सोने की। तो बिकॉज क्योंकि अगर करवट लेंगे तो हो सकता है कि फॉलिकल्स टच हो जाएं, तो इस वजह से मैं सो नहीं रहा हूँ। तो एक तो ये था सीधा सोने का बताया था, दूसरा एक नॉर्मल सलाइन स्प्रे दिया था हॉस्पिटल से, उसको टाइम टू टाइम मतलब लगभग हर 1 घंटे के अंदर जो आपका इम्प्लांटेड हेयर्स हैं जो उनके ऊपर स्प्रे करते रहिए। फिर उसके अलावा जो मेडिकेशन है वो है अल्टरनेट डेज पर शैम्पू करने के लिए बताया था 5 डे के बाद में, और 5 to 7 डे तक करीबन अपन को बिल्कुल स्ट्रेट ही सोना है, टच करना नहीं है, किसी भी कंडीशन में टच नहीं करना है। आज 15 डे तक भी फॉलिकल एरिया को तो टच करना ही नहीं है, बिल्कुल भी स्ट्रिक्ट बताया सर ने कि टच नहीं करना, चाहे कितनी भी इचिंग हो जाए, कुछ भी हो जाए, टच नहीं करना है। मेडिकेशन टाइम पे लेनी है और नॉर्मल सलाइन का स्प्रे करना है। स्वेलिंग, पेन एंड इचिंग। तो स्वेलिंग का तो मैंने आपको बता ही दिया कि स्वेलिंग जो है तो वो तो आप मान के चलिए करीबन 6-7 डेज तक तो हल्की फुल्की, जैसे फॉरहेड वगैरह पर जब ये बैंडेज खुल जाती है यहाँ से बैक वाली भी,
तो हल्की फुल्की स्वेलिंग तो दिखाई देती है फॉरहेड के ऊपर। तो मेरे को लगता है शायद 7-8 डेज़ तो मेरे भी स्वेलिंग रही है हल्की हल्की, और स्वेलिंग रहती है थोड़ी। और पेन का ये है कि बहुत ही मतलब क्या होता है, जैसे 5 डेज़ तक तो ऐसा लगता है जैसे कि जो एनेस्थीसिया लगाया था उसी का थोड़ा बहुत इफेक्ट है, तो उसके कारण कुछ भी पता नहीं चलता। लेकिन आफ्टर 5 डेज़ क्या होता है सर्जरी के, कि जो जैसे भी उसका असर कम हो रहा है या और कोई बात है, मतलब वो क्या होता है कि ये पूरा दिखने में हील्ड अप हो चुका है डोनर एरिया, लेकिन यहाँ पर भी हल्का सा कुछ लगता है, हल्का सा पेन सेंसेशन, और आगे जो जहाँ पे इम्प्लांट लगे हैं वहाँ पर भी हल्का फुल्का पेन का लगता है। तो मैंने SOS सर ने बोल दिया था कि SOS आप पेन किलर ले सकते हैं, तो डेफिनेटली वो ले लेनी चाहिए, सो दैट कि आपका जो टाइम है वो स्मूथली निकल जाए। इचिंग का ये है कि इचिंग बहुत ज़्यादा होती है, उसके लिए मैंने तो ये टेक्निक निकाल रखा था कि भाई मैं तो नॉर्मल सलाइन का स्प्रे कर लेता था और बस ये कर लेता था, टच करना नहीं है उसको। तो AC का जो वेंट होता है उसके साथ हवा लगती रहती थी उस पर, तो उससे थोड़ा सा ध्यान डाइवर्ट हो जाता है और उसके बाद में फिर इतना परेशान नहीं करती इचिंग। तो ये वाली बात है। इचिंग तो वैसे भी अभी जैसे 15th डे है, जब तक अपन स्कैल्प को टच नहीं कर सकते, वो जो डेड स्किन या स्कैब्स बने हुए वो हटेंगे नहीं, तब तक इचिंग तो होनी है। तो अभी भी इचिंग हो रही है 15th डे तक भी, उसमें तो कुछ नहीं कर सकते अपन, वो तो होगी। इसके ऊपर से ध्यान डिस्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, आपको स्कैल्प पे हाथ बिल्कुल भी नहीं लगाना है। हीलिंग ऑफ डोनर एरिया, तो डोनर एरिया की हीलिंग के लिए तो मैंने आपको बता ही दिया, जैसे कि स्टार्टिंग में ही ये जब आपको डिस्चार्ज करते हैं तो जो डोनर एरिया उसकी ड्रेसिंग करते हैं, नेक्स्ट डे उस ड्रेसिंग को चेंज करते हैं और फिर 4th डे उस ड्रेसिंग को वापस से चेंज करके घर भेज देते हैं, जिसको कि 2 दिन के बाद में आप हटा सकते हो। तो जब आप उसको हटाओगे अपने घर पर आकर के 2 दिन के बाद में, 3 दिन के बाद में, तो आपको देखने के लिए मिलेगा कि वहाँ का जो भी मैक्सिमम एरिया है वो हील्ड अप हो चुका है। उसकी भी इमेजेस मैंने अपने जो भी मैं डेली जो डाल रहा हूँ अपडेट्स अपने हेयर ट्रांसप्लांट जर्नी के वीडियोस जो डाल रहा हूँ उसमें मैंने डाल रखा है, तो आप देख सकते हैं। और बाकायदा मतलब बहुत ही जल्दी हील हो जाता है वो, उसके अंदर कुछ ऐसा घाव नहीं होता, कुछ नहीं होता, बहुत ही पता भी नहीं चलेगा थोड़े दिन बाद में तो कि आपका यहाँ से फॉलिकल्स निकाले थे। और उसके बाद में जो ऑइंटमेंट दिया था एंटीबायोटिक वो आप घर पर लगा सकते हैं, कोई इशू नहीं होता, उसके अंदर कोई परेशानी नहीं होती। हल्का सा हो सकता है किसी व्यक्ति को हल्का सा जलन या सेंसेशन फील हो, बट कुछ ज़्यादा कुछ नहीं होता उसके अंदर, तो सब कुछ मैनेजेबल और बियरेबल है। मतलब अदर टिप्स, तो अदर टिप्स के अंदर मैं बोलना चाहूँगा कि आपके जो भी सर्जन हैं वो आपको जो भी इंस्ट्रक्शंस देते हैं उनको बिल्कुल आप फॉलो कीजिए, बिकॉज ही नोज बेस्ट। उनको सब पता है कि क्या करने पर क्या रिजल्ट्स आ सकते हैं। डेफिनेटली उनको इतने सारी सर्जरीज और इतने सारे पेशेंट्स को ट्रांसप्लांट करने का एक्सपीरियंस है। तो कभी आपको लगे कि नहीं हमने YouTube पे कोई वीडियो देख लिया है, उसके अंदर तो 5th डे ही टच कर सकते हैं, स्कैल्प को टच कर सकते हैं, टच करके शैम्पू कर सकते हैं, इस तरह की कोई भी जो भी फीलिंग्स हैं YouTube को देख करके अगर आपको लगता है तो डेफिनेटली आप ऐसा ना करें। केवल और केवल अपने जो भी सर्जन हैं उनसे डिस्कस करें और उनसे डिस्कस करके ही आप कोई स्टेप लें, बिकॉज आपने अपना टाइम इन्वेस्ट किया है, मनी इन्वेस्ट की है, और बेसिकली जो फॉलिकल हैं वो भी वापस से आने वाले नहीं है। जो फॉलिकल आगे लगे हैं पीछे से निकले हैं तो वो पीछे से परमानेंट ही निकल चुके हैं, अब वो केवल आगे ग्रो करेंगे। तो डेफिनेटली उसके लिए आपको जो डॉक्टर आपके एडवाइस करते हैं केवल और केवल उसी चीज़ को फॉलो कीजिए। सबकी एडवाइजेस डिफरेंट हो सकती हैं, बाकी कोशिश कीजिए कि करीबन 10-15 दिन तेज़ धूप में ना जाएं और धूल भरी जगह पर ना जाएं, और अवॉइड कीजिए मतलब बाहर जाना। अगर हो सकता है तो कोशिश कीजिए कि बाहर ना ही जाएं। तो मुझे लगता है कि बहुत इजी रहेगा, बिकॉज अगर बाहर जाएंगे हल्का फुल्का डस्ट लगेगा, हवा लगेगा, तो डेफिनेटली इचिंग भी होना ही होना है, और इचिंग होती है तो बहुत ही ज़्यादा इरिटेशन होती है। तो ये सारी जानकारी थी मेरी आप लोगों के लिए। इसके अलावा अगर आपके कोई क्वेश्चंस हैं तो डेफिनेटली आप कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछ सकते हैं। आई विल बी मोर देन हैप्पी टू टेल यू ऑल द थिंग्स। अगर मुझे कोई जानकारी होगी तो मैं डायरेक्टली आपको रिप्लाई करूंगा, अगर मुझे कोई जानकारी नहीं होगी तो डेफिनेटली आई विल डिस्कस विद माय प्लास्टिक सर्जन डॉक्टर बुद्धि प्रकाश सर, और आप लोगों के साथ में शेयर करूंगा। हालांकि उनके भी काफ़ी सारे वीडियोस हैं जिनके लिंक मैंने अपने इस वीडियो के नीचे भी दे रखे हैं, तो आप उनको जा कर के भी
चेकआउट कर सकते हैं। और होप कि मैंने कुछ अच्छा आपके लिए इंफॉर्मेटिव वीडियो बनाया। अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगे तो डेफिनेटली इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और आप लोगों के अगर कुछ कमेंट्स होंगे तो डेफिनेटली आई वर्क हार्ड टू इम्प्रूव दिस चैनल। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग।